नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने अक्षांश और देशांतर के विषय में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल पढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि भारत का नामकरण आखिरकार किस प्रकार से हुआ था। इस भूभाग पर सर्वप्रथम आर्यों का निवास स्थान रहा और आर्य जब यहाँ पर आए तो इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने निवास बना लिए और जिन्हें आर्यवर्त के नाम से जाना जाने लगा। आर्यवर्त का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आर्यों की भूमि या आर्यों का देश। आर्य जब यहाँ पर आए तो इन्होंने अपनी एक शाखा बनाई भरत, और यहाँ पे एक महामानव थे भारत। उन्हीं के आधार पर भारत का नाम या इस भूभाग का नाम भारत रख दिया गया। आर्यों ने अपना जो निवास स्थान बनाया वो सिंधु नदी घाटी के क्षेत्रों में बनाया था। तो सिंधु नदी घाटी के क्षेत्रों में जब इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया तो आप जान पाएंगे ईरानियों ने सिंधु नदी तट पर बसे लोगों को हिंदू कहा और उस भूभाग को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लग गया। तो आपने देखा कि ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू कहा और यहाँ पर रहने वाले लोगों को हिंदू के नाम से जाना जाने लग गया और इस भूभाग का नाम हिंदुस्तान भी रख दिया गया। धीरे धीरे जैसे जैसे विदेशों का यहाँ पर आपके पास नामकरण रखा गया तो उसमें नाम आता है रोम। जो रोम के निवासी थे उन्होंने सिंधु नदी को इंडस के नाम से पुकारा। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडोस कहा। तो आपने दो नाम देखे यहाँ पर, एक रोम और दूसरा यूनानी। रोम निवासियों ने सिंधु नदी को क्या कह दिया? इंडस कहा, और यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा? इंडोस कहा। जब इंडस और इंडोस इस प्रकार के नाम आए आपके पास तो यहाँ पर निवास करने वाले व्यक्तियों को इंडिया के नाम से जाना जाने लगा और इस भूभाग को इंडिया कह दिया गया। और फिर हम धीरे धीरे और आगे आगे चर्चा करें तो जो इंडिया शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा की, कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के इंडोस से मानी जाती है। जो इंडिया शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इंडोस से हुई है ना। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडिया शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, तो वो ग्रीक भाषा से हुई है और ग्रीक भाषा में इसका अर्थ था इंडोस। फ्रांसीसी प्रभाव के कारण अंग्रेजों ने इसे इंडे कहा। क्या कहा था? इंडे। और इसी को आधार मानकर अंग्रेजों ने इस भूभाग का नाम इंडिया रख दिया आपके पास, है ना। अगर हम बात करते हैं प्राचीन ग्रंथों के अंतर्गत, जैन धर्मों के अंतर्गत, तो भारत को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सर्वप्रथम यहाँ पर कौन से निवासी आए? आर्य ने निवास किया। आर्यों ने कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे निवास किया। और फिर ईरानियों ने इसे क्या कह दिया? सिंधु नदी को हिंदू कहा और इस भूभाग को हिंदुस्तान कह दिया। फिर आपने बात की कि किस प्रकार से रोम निवासियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा, तो यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडोस कह दिया। तो एक नया नाम आया इंडिया। इंडिया के नामकरण की जो हम बात करते हैं वो ग्रीक भाषा के इंडोस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भारत या इंडिया। और अंग्रेजों ने भी भारत का नाम क्या रख दिया? इंडिया रख दिया। अगर हम बात करते हैं भारत के संविधान में, तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 1, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा? राज्यों का संघ होगा। इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है। आगे अब हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमें इस चर्चा को और देखना है। अब हम बात करेंगे कि ग्लोब पर भारत की स्थिति कहां पर है। ग्लोब पर आप देखेंगे कि यहां से आपके पास एक रेखा आई है, भूमध्य रेखा। पहले हम इसे पढ़ चुके हैं कि भूमध्य रेखा ग्लोब को कितने भाग में डिवाइड करती है? 2 भागों में डिवाइड कर देती है। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा स्थित है। अगर हम ग्लोब में भारत की स्थिति को देखते हैं तो भारत आपके पास कहां पर दिखाई दे रहा है? कौन से गोलार्ध में? तो भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि भूमध्य रेखा ग्लोब को कितने भागों में बांट ली? एक उत्तर और दूसरा दक्षिण। तो जो भारत की स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में दिखाई दी आपको? उत्तरी गोलार्ध। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। एक और हमने काल्पनिक रेखा खींची थी
जिसका नाम है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा ग्लोब को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक पश्चिम भाग तो दूसरा पूर्वी भाग। अब आपको मैप पर देखने पर पता चल रहा होगा कि भारत कौन से पार्ट में चला गया, पूर्वी भाग में चला गया। यहाँ पे चला गया है पूर्वी। तो आपको यहाँ पर एक प्रश्न याद रखना है कि ग्लोब में भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत की स्थिति कहां पर है ग्लोब पर? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। अब यहीं से अगर हम बात करें तो भारत के मध्य से एक रेखा गुजर रही है जिसका नाम है करक रेखा। क्या नाम है? करक रेखा। अब इस पूरी पृथ्वी में हम बात करते हैं तो इस वाले भाग पर उत्तरी अमेरिका, यहां पर दक्षिणी अमेरिका, ये वाला भाग आपका यूरोप का, यह महाद्वीप एशिया, यहां पर अफ्रीका और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप आ रहा है? एशिया महाद्वीप। अगर हम बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप में भारत है तो भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप में कहां पर है? तो एशिया महाद्वीप में भारत जो है वो दक्षिणी भाग में है। एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में? दक्षिण भाग में आपके पास कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है? भारत का। आपको ये चीज को इंश्योर करना है। अब आगे हम देखते हैं कि पूरे पृथ्वी पर भारत का जो प्रतिशत है वो कितना है। तो पूरी पृथ्वी पर भारत का जो हिस्सा है वो कितना है? 2.4%। कितना प्रतिशत है? 2.4%। पूरे भूभाग का भारत कितना हिस्सा घेरे हुए है? तो वो घेरे हुए है 2.4%। और फिर हम इसी में देखते हैं कि इस क्षेत्र में जनसंख्या कितनी निवास करती है। तो यहाँ पर संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। कितनी जनसंख्या निवास कर रही है? 17.5%। क्षेत्रफल तो देखिए आप मात्र कितना 2.4% है, परंतु जनसंख्या देखिए 17.5%। तो भारत में जनसंख्या विश्व की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। पहला नंबर जो आता है वो चाइना का आता है। खैर, अभी तक आपने 3 प्रश्न देखे यहाँ पर कि भारत की ग्लोब में स्थिति कहां पर है। तो आपने याद रखना है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा प्रश्न आपने देखना है कि एशिया महाद्वीप में भारत की जो स्थिति है वो आपके पास दक्षिण एशिया में स्थित है। कहां पर है? दक्षिण एशिया में। और फिर आपने तीसरा प्रश्न यहाँ पे देखा, संपूर्ण पृथ्वी पर भारत ने कितना प्रतिशत हिस्सा घेरे हुए है? तो वो 2.4% है। और इस भूभाग 2.4% पर जनसंख्या कितनी निवास कर रही है? तो वह कर रही है 17.5%। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और जान लेना जरूरी है कि क्षेत्रफल के आधार पर, इसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 8वां स्थान। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। तो पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर आपके पास क्षेत्रफल के आधार पर रूस का नाम आता है, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, 5वें नंबर पर ब्राजील, 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पर भारत। कौन सा स्थान है? भारत है ना। तो भारत का स्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखना है वो कौन सा याद रखना है? आपको 7वें नंबर पर याद रखना है। पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, 3 नंबर पर चीन, 4 नंबर पर यूएसए, 5 नंबर पर ब्राजील, 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और भारत का स्थान 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। ओके। अब अगर हम बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर, इसके आधार पर बात कर रहे हैं जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो पहले नंबर पर किसका? पहला नंबर चीन का और दूसरा नंबर भारत का। भारत जल्द ही 1 नंबर पर भी होगा। विकास की दृष्टि से तो शायद नहीं, पर जनसंख्या की दृष्टि से
जरूर होगा, क्योंकि लगातार भारत की जनसंख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये एक विकट समस्या है, हमें इस पर क्या करना पड़ेगा, रोक लगानी होगी। खैर, जनसंख्या की दृष्टि से स्थान कौन सा भारत का, दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां। आप इसको बिल्कुल ध्यान से याद रख सकते हैं, ट्रिक याद रखनी है आपको, सिंपल सी एक धमकी देनी है आपको सिर्फ, रुक चीन, इसको धमकी दे आप चीन को, रुक चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका, आपको यहां से क्या लेना है, इसका ए लेना है, रुक चीन अब आ भारत, इसको धमकी देनी है आपको, चीन को देनी है, ये रुक चीन अब आ भारत। तो इसी आधार पर आप इसको 7वें नंबर पर ला सकते हैं, है ना। खैर, और जनसंख्या में आपको कोई ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, 1 नंबर पर चीन, तो 2 नंबर पर भारत आपके पास। अब हम आगे की तरफ बात करते हैं। भारत के क्षेत्रफल और जनसंख्या का आधार जानने के बाद विश्व में अब हम ये बात करेंगे कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, है ना। आपको सिंपल सा प्रश्न का जवाब देना है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं। 4 ऑप्शन आपको दे देते हैं यहाँ पर बोर्ड पर, बड़े ध्यान से देखिएगा। एक ऑप्शन दिया आपको यहाँ पर 28, बी ऑप्शन दिया आपको 26, सी ऑप्शन 29 और डी ऑप्शन दिया आपको 27, है ना। तो किस पे टिक करें अपने, 29 पे करते क्या, नहीं, 29 पर हम नहीं करेंगे। सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ए। भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है, 28, कितनी है, 28। हालांकि 2 जून 2014 एक नया राज्य अस्तित्व में आया था जिसका नाम था तेलंगाना। कौन सा राज्य था, तेलंगाना। तेलंगाना जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश से क्या किया गया था, पृथक होकर नया राज्य बना था तेलंगाना 2 जून 2014 को। और तब से भारत के राज्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 29। परंतु वर्तमान में हम बात करें 2019-20 में हम बात करें तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई है, 28 हो गई है। अब ऐसा कौन सा राज्य आपके पास यहाँ पर कम हुआ भारत में जिससे संख्या 28 हो गई। तो एक बड़ा मुद्दा आपको दिखाई देता है धारा 370, और ये धारा 370 कहाँ से संबंधित है, ये धारा 370 जो संबंधित है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अब जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल, इसकी बात हो रही है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 संसद में पेश किया और इसमें 2 संकल्प थे और एक आपके पास यहाँ पर हम बात करें तो एक संशोधन यहाँ पर लाया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 जो हम देख रहे हैं इसको संसद में जो पेश किया गया तो आपको तारीख याद रखनी है 5 अगस्त। कौन सी तारीख रखनी है, 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त को ये जो पेश किया गया, इस बिल को पेश किया गया राज्यसभा में और जस्ट अगले दिन 6 अगस्त को इस बिल को पेश कर दिया गया लोकसभा में। कहाँ पे पेश किया गया, लोकसभा में। और 5 अगस्त को कहाँ पर, राज्यसभा में। जब संसद में इन दोनों सदनों पर कोई बिल पारित हो जाता है तो बिल तब तक आपके पास कानून नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर उस पर न हो जाए। तो आपको एक तारीख और याद रखनी है, 9 अगस्त 2019। कौन सी तारीख है, 9 अगस्त 2019। और यहाँ पर इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए किसने, किसने कर दिए, राष्ट्रपति। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 आपके पास क्या हो गया, पारित हो गया। और इसी समय आपके पास यहाँ पर एक धारा थी, कौन सी, 370, इसे कर दिया गया समाप्त। 370 समाप्त करते ही जम्मू कश्मीर जो राज्य था इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में विभाजित कर दिया, 2 राज्यों में। एक आपके पास जम्मू कश्मीर तो दूसरा आपके पास लद्दाख। कौन सा आ रहा है, लद्दाख। और इन दोनों ही क्षेत्रों को घोषित कर दिया केंद्र शासित प्रदेश।
क्या घोषित किया गया? केंद्र शासित प्रदेश। जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया तो आपके पास राज्यों की संख्या यहाँ पर एक क्या हो गई? माइनस हो गई, और वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। आपको इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से याद रखना है। अलग तो ये कब हो गया आपके पास? 9 अगस्त 2019 को, जैसे ही राष्ट्रपति ने इसमें क्या किए? हस्ताक्षर कर दिए। परंतु यदि आपके पास प्रश्न पूछा ये जाए कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर अस्तित्व में कब आए, तो इसके लिए आपको तारीख याद रखनी है 31 अक्टूबर। कौन सी तारीख याद रखेंगे आप? 31 अक्टूबर 2019। इस तारीख को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश थे वह अस्तित्व में आए। तो आपको यहाँ पर एक प्रश्न ध्यान में रखना है कि वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 है। कौन से राज्य का विघटन हुआ? तो राज्य आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर को किसमें परिवर्तित कर दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश में, और उनकी संख्या भी कितनी? 2। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अस्तित्व में कौन सी तारीख को आएगी? अस्तित्व में याद रखना है 31 अक्टूबर 2019। अब एक क्वेश्चन और नया बन गया आपके लिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न ये बना कि भारत में वर्तमान में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? प्रश्न क्या बना है कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शन बोर्ड पर आ रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। 9, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 11। कौन सा रखे? ठीक है, कितना रख देते? ए रख देते। क्या रख देते हैं? ए। अच्छा, ए अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये ऑप्शन क्या अपना सही है, कि ये पहले जो आपके पास केंद्र शासित राज्यों की संख्या थी वो कितनी थी आपके पास? 7। 2 आपने इसमें और ऐड कर दिए, एक तो कौन सा? लद्दाख, और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो 7 + 2 कितने हो गए? 9, है ना? तो इसका आंसर 9, ये गलत है ना? इसका जो आंसर आपके पास सही होगा वो आंसर है कौन सा? सी नंबर। कौन सा है? सी। अब सी आपको इसलिए यहां पर याद रखना है क्योंकि दिसंबर महीने में, दिसंबर 2019 में आपके पास 2 और केंद्र शासित प्रदेश है। बड़े ध्यान से देखिएगा इस क्षेत्र में, है ना? एक तो है दादर नगर हवेली, और दूसरा आपके पास यहां पर केंद्र शासित प्रदेश था दमन और द्वीप। कौन सा है? दमन और द्वीप। परंतु दिसंबर के महीने में इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को विलय कर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। तो ये दोनों मिलकर कैसे बने? एक केंद्र शासित बना है ना? तो आपके पास 9 ना होकर हमें इसमें से एक माइनस कर देना है, किसको? दमन और द्वीप को। तो ये आपके पास एक ही बन गया है। क्या बन गया है? एक। इसलिए वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो कितनी है? 8। पहले 9 थी और अब वर्तमान में कितनी है? 8 है। इस प्रश्न को बड़े ध्यान से आपने देखना है। तो अभी तक तो आपको याद रखना है भारत में राज्यों की संख्या 28 वर्तमान में, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। अब जरा हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अपनी इस बात की चर्चा कर ली है। भारत के मैप की तरफ अगर हम जाते हैं तो थोड़ा सा ग्लोब की ओर जाना होगा आप लोगों को, क्योंकि अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार। यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बड़े ध्यान से देखिएगा। यह है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ने ग्लोब को कितने पार्ट्स में बांटा? 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? उत्तरी और दक्षिण। तो ये वाला सारा का सारा पार्ट कौन सा रहेगा? उत्तरी गोलार्ध। और कितने डिग्री तक जाना था अपनों को? ये 0 था, तो 0 से 1 2 3 होते हुए कहां तक? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश गए। कहां पे गए थे? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और यहां पर एक रेखा थी 23.5 डिग्री कर्क रेखा,
और भारत के मध्य से 23.5 डिग्री कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब आपको ये देखना है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, तो यहाँ पर देखिए आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका जो दक्षिणतम हिस्सा है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, याद रहना है आपको। अब इंदिरा पॉइंट के पास आपके पास जो सबसे पहले अक्षांश का छोरा है, ये कितने डिग्री है? इसका नाम है 6 डिग्री 45 मिनट। क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट। यानी कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से प्रारंभ होता है और यहाँ पर है आपका जम्मू कश्मीर। तो कितने उत्तरी अक्षांश तक जाएंगे अपने? तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक रहता है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी अक्षांश। क्या याद रखना है? उत्तरी अक्षांश। बच्चों ये बहुत जरूरी है कि आप उत्तरी अक्षांश को ना भूलें, है ना, क्योंकि एग्जाम में कुछ प्रश्न को इस प्रकार से पलट देता है एग्जामिनर कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। पेपर में बड़े ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन को, है ना। तो आपको याद रखना है कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ओके, अच्छा, परंतु भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत की जो मुख्य भूमि है वो तो कन्याकुमारी का लास्ट पार्ट है अपने पास। कौन सा पार्ट है? कन्याकुमारी का लास्ट पार्ट है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत की जो मुख्य भूमि है यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। इंदिरा पॉइंट तो सबसे दक्षिणतम बिंदु था, परंतु जो मुख्य भूमि हमारी शुरू होती है वो कन्याकुमारी से शुरू होती है। यहाँ पर भारत का जो अक्षांशीय विस्तार रहेगा वो 8 डिग्री 4 मिनट, याद रखना, उत्तरी अक्षांश। और कहाँ तक जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये तो आपने याद रखना है भारत का अक्षांशीय विस्तार। कौन सा विस्तार है? अक्षांशीय। अब हम जरा देखते हैं कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। ये देशांतर है आपके पास, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। ये अपना भारत। अब भारत में हम बात करें तो भारत के पूर्वी भाग में इसको बांट दिया गया था। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट। कितना है आपके पास? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, जरूर याद रखिएगा, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से। और कितना आपके पास यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भारत का देशांतीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। याद रहिएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर आपको याद रखना है। ओके बच्चों, अब जरा देखिए मैप पर भारत की कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार देखना है। आठ डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ओके बच्चों, अब आपको यहाँ पर एक प्रश्न को और बड़े महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है कि जो भारत का देशांतरी विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार, अगर आप 68 डिग्री 7 मिनट में से 97 डिग्री 25 मिनट को माइनस करते हैं तो लगभग आपके पास 29 पॉइंट समथिंग आपके पास ये विस्तार आता है। यानी कि पश्चिम और पूर्वी देशांतर में कितने डिग्री का अंतर आ रहा है आपके पास यहाँ पर? तो लगभग हम कितना मान के चल रहे हैं? 30 डिग्री देशांतर।
हमने बात की थी कि ग्लोब जो आपके पास है इस पर जो देशांतर है देशांतर जो है 360 कितने थे 360 देशांतर सूर्य के सामने से गुजरने में समय लेते हैं कितना 24 घंटे। तो 1 डिग्री देशांतर सूर्य के सामने से गुजरने में कितने का समय लेंगे तो 4 मिनट का लेंगे। कितने का लेंगे 4 मिनट का। परंतु अपने यहाँ पर पश्चिम और पूर्वी देशांतर में जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है तो आपने देखा यहाँ पर कितने डिग्री का अंतर आ गया लगभग 30 डिग्री देशांतर का। तो 1 डिग्री देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरने में समय कितना लगता है 4 मिनट का। हम 30 को 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 और 3 चौके आपके पास 12 यानी कि कितना मिनट 120 मिनट। तो आपको यहाँ पर बड़े ध्यान से प्रश्न देखना है कि यहाँ पर जो भाग है गुजरात का और इधर जो भाग है आपके पास कौन सा अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर है 120 मिनट का अंतर है और 120 मिनट का अंतर होता है 2 घंटे। यानी कि भारत के पश्चिम और पूर्व के अंतर्गत कितने डिग्री देशांतर का अंतर है तो 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। 1 डिग्री देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरने में 4 मिनट का समय लगता है तो कितने मिनट का अंतर हुआ 120 मिनट का अंतर। यानी कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी भाग में 2 घंटे का अंतर है। और ये 2 घंटे का अंतर है तो घड़ियां तो अलग अलग समय दिखाएगी। ये तो दिक्कत की बात हो गई कि यहाँ पर पूर्व में आपके पास 2 घंटे है तो पश्चिम में हम जाएंगे तो 2 घंटे पीछे है यहाँ पर है ना। तो 2 घंटे का क्या है अंतर है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए हमने एक काल्पनिक देशांतर रेखा को माना। इन दोनों के बीच का जो मिडल है 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट का जो मिडल आपके पास आता है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो हमने क्या किया घड़ियां सभी एक सा समय दिखाए भारत में टाइम का डिफरेंस ना हो तो हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय मान लिया है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत का मानक समय कितना है तो वो कितना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्यों माना गया है क्योंकि भारत के देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर था और 2 घंटे का विस्तार दिखाई दे रहा था। तो उसको हमने हटाने के लिए अपना एक मानक समय मान लिया 82.5 डिग्री। ये जो 82.5 डिग्री है ये कहां से गुजारा गया है तो ये आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। कहां से गुजारा गया है इस रेखा को उत्तर प्रदेश से गुजारा गया है इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से। कहां से इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से हमने अपना मानक समय को गुजारा है। अब यह रेखा जब देखेंगे तो कहां से गुजर रही है एक तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, दूसरा याद रखेंगे आप मध्य प्रदेश, तीसरा याद रखना है आपको उड़ीसा और चौथा याद रखेंगे आप आंध्र प्रदेश। कौन सा एरिया है आंध्र प्रदेश। और इसी के साथ आप एक एरिया और याद रखेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़। कौन सा याद रखना है छत्तीसगढ़। तो जो भारत के अंतर्गत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय जो भारत का माना गया है वो कितने राज्यों से होकर गुजर रहा है तो संख्या याद रखनी है कितनी 5। कितनी याद रखनी है 5। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आपके पास। ओके अब थोड़ा सा आप ग्लोब पर और समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन समझने का है और समझने के बाद ही आपका ये क्वेश्चन क्या होगा सही हो पाएगा। विश्व का मानक समय देखें तो आपने कौन सा माना था 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा ग्रीनविच रेखा। भारत का मानक समय हमने कितना मान लिया है 82.5 डिग्री। कितना मान लिया है 82.5 डिग्री। ग्रीनविच रेखा का जो मान था वो कितने डिग्री 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से भारत का मान 82.5 डिग्री में कितने डिग्री देशांतर का अंतर हुआ। वेरी गुड 82.5 कितने डिग्री का है 82.5 डिग्री का है। और 1 डिग्री को सूर्य के सामने से गुजरने में कितना समय लगता है 4 मिनट का। तो आप 82.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे 4 से तो आपके पास जो आंसर आएगा लगभग आएगा कितना 330 मिनट। कितना आता है 330
मिनट का अंतर कितना होता है? 5.5 घंटे। कितना घंटे है? 5.5 घंटे। और आपको अक्षांश देशांतर में मैंने बताया था कि ग्रीनविच रेखा के पूर्व में जाने पर समय क्या हो जाता है? आगे, और ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में जाने पर समय क्या हो जाता है? पीछे हो जाता है। तो भारत कहां पर है? आगे है। कितने डिग्री का अंतर है? 82.5 डिग्री का अंतर है। 1 डिग्री देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरने में 4 मिनट का अंतर, तो 82.5 को सूर्य के सामने से गुजरने में कितना अंतर लगेगा आपके पास? 330 मिनट का। 330 मिनट का मतलब है 5.5 घंटे। तो ग्रीनविच रेखा से भारत का जो मानक समय है वो कितने घंटे है? तो आपको याद रखना है 5.5 घंटे। और आपको बड़े ध्यान से रखना है, ऑप्शन में 5.5 घंटे आगे और पीछे भी दिया होता है, तो आप कौन सा चूज करेंगे? 5.5 घंटे आगे। कितना याद रखना है? 5.5 घंटे आगे। खैर देखिए, हमने भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार देखा। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। परंतु हमने अंतिम बिंदु तक की बात की है इंदिरा पॉइंट से, तो इंदिरा पॉइंट से था 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांश का काम किसी देश की स्थिति को बताने का। फिर हमने देशांतर की बात की। देशांतर का काम किसी देश के समय को बताने का। तो भारत का देशांतरी विस्तार कितना था? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्वी देशांतर देखना ना भूले। तो ये पूर्वी देशांतर, इन दोनों देशांतरों के बीच में कितने डिग्री का अंतर? लगभग 30 डिग्री का अंतर। 1 डिग्री देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरने में कितना समय लगा? 4 मिनट का। तो 30 डिग्री को 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। समय में अंतर है, पश्चिम में अलग, पूर्व में अलग। तो इस समय को हमने मिटाने के लिए एक मानक समय मान लिया भारत का, और भारत का मानक समय कितना माना हमने? 82.5 डिग्री। और ये 82.5 डिग्री कहां से गुजर रहा था? इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से। कितने राज्यों से गुजरा? तो 5 राज्यों से गुजरा आपके पास, है ना। और फिर हमने देखा कि ग्रीनविच रेखा ग्लोब को 2 पार्ट में बांटती है, पूर्व और पश्चिम। तो भारत की स्थिति पूर्व में, और पूर्व में जाने पे समय आगे होता है। तो भारत और ग्रीनविच रेखा के बीच में 82.5 डिग्री का अंतर था। हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, तो लगभग कितने मिनट का अंतर आया? 330 मिनट यानी कि 5.5 घंटे। तो भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे। तो आज की क्लास में हमने भारत के नामकरण पर चर्चा की। फिर हमने भारत का देखा कि किस प्रकार से ग्लोब में भाग दिखाई देता है, और हमने बात की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। नेक्स्ट कक्षा में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।